जय हिंद सभी छात्रों को। और मैं देवेश आपके बीच एक बार फिर से। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे उम्मीद है। तो आज के टॉपिक पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं ग्लोब, अक्षांश और देशांतर की। सबसे पहली बात, ग्लोब क्या है? ग्लोब एक ऐसी चीज़ है जो आप गोल गोल देखते हैं, जिस पे आप दुनिया के देशों को देखते हैं, महासागर, पठार, पर्वत, सारी चीज़ें जहाँ निरूपित की गई हैं उसे हम ग्लोब कहते हैं। कैसा आकार होता है? वैसे तो गोल होता है। क्या पृथ्वी गोल है? नहीं, संपूर्ण रूप से तो नहीं है, थोड़ा बहुत चपटी है ध्रुवों की तरफ। अब सबसे पहली बात आती है कि ग्लोब के ऊपर हम दो चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं, अक्षांश और देशांतर, जहाँ से बहुत प्रश्न आता है परीक्षा में। सबसे पहली बात होता है अक्षांश क्या है। देखिए, अक्षांश को हम इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं, यानी लेटी हुई रेखाएं। अब लेटी हुई रेखाएं क्या हैं? तो लेटी हुई रेखाएं दरअसल ये लेटी हुई रेखाएं, यानी अगर प्रश्न ये बनेगा कि ग्लोब पे जो सीधी रेखा खींची जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो ग्लोब पे जो सीधी रेखा खींची जाती है उसे हम अक्षांश या इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइन के नाम से जानते हैं। अच्छा, अक्षांश रेखाओं से हमें क्या पता चलता है? अक्षांश रेखाओं से हमें दूरी का पता चलता है। दुनिया का कौन सा देश किस देश से कितने किलोमीटर दूर है, ये पता चलता है अक्षांश रेखाओं से। देशांतर रेखाएं क्या हैं, कैसे खींची जाती हैं? ग्लोब पे जो तिरछी रेखा खींची जाती है, तिरछी, ये आप देख रहे हैं, ये जो तिरछी खींची जाने वाली रेखा है ये देशांतर रेखा है, जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो पहला प्रश्न, ग्लोब पे सीधी खींची गई रेखा वो अक्षांश रेखा, ग्लोब पे तिरछी खींची गई रेखा देशांतर रेखा। अब सबसे पहली बात हम ये कर लेते हैं कि ग्लोब पे अब प्रश्न ये आता है कि जो सीधी रेखा है वो तो भैया अक्षांश रेखा है, जो तिरछी रेखा है वो देशांतर रेखा है। मान लीजिए सपोज दैट ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा, या इंग्लिश में से इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री के ऊपर ध्रुवों तक जाएंगे जब नॉर्थ में, तो यहाँ पे आपको टोटल मिलेगा 90 अक्षांश रेखाएं। और यही चीज़ जब हम साउथ में आते हैं तो हमको फिर से मिलेगा 90। तो 90 और 90 दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना हो गया? 180 अक्षांश रेखाएं। ठीक, अब बात आई देशांतर की। देशांतरीय रेखा जो है ये तिरछी खींची जाती है और ये समय बताती है। प्रश्न ये आता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 360। ये पूरा एंगल जो है वो 360 का एंगल बनेगा, 360। अब प्रश्न क्या आता है? प्रश्न ये आता है कि कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो आप देख रहे हैं ग्लोब पे है 0 डिग्री, इसके ऊपर हम जाएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और ये इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानी जाती है। भारत के फिलहाल आप जानते हैं कि इंडिया के 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित हैं। 8 राज्य, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। फिर बात आती है कर्क रेखा दुनिया के कितने देशों से गुजरती है? लगभग 13 देशों से। दुनिया के लगभग मकर रेखा गुजरती है। अब प्रश्न ये आया कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो रेखा जा रही है उसका नाम तो कर्क रेखा है। अब बात ये आई कि मकर रेखा क्या है।
और मकर रेखा को हम इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिण, देखिए दक्षिण में आप आएंगे तो आपको मिलेगी मकर रेखा। प्रश्न आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। दुनिया के लगभग कितने देश आएंगे मकर रेखा पे? लगभग 13 देश मकर रेखा पे आते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि जीरो डिग्री को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा क्लियर हो गई। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से गुजरने वाली रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ग्लोब पे सीधी खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ग्लोब पे तिरछी खींची जाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से जनरली आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि ध्रुवों पे ये 90 डिग्री आप जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है कि क्या ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ग्लोब पे ये जो देशांतरीय देख रहे हैं विस्तार आप, ये अगर हम अक्षांश की तुलना में जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो ध्रुवों की ओर देशांतरीय दूरी घट जाती है। क्योंकि ये पूरा संपूर्ण एंगल नहीं है, जो देशांतर है ये पूरा संपूर्ण एंगल नहीं है, पूरा एंगल नहीं है, ये हाफ है, आधा ही है, आधा यहाँ से दिख रहा है। तो जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे दूरी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे हम ध्रुवों से विषुवत की तरफ बढ़ेंगे, विषुवत की तरफ, तो सबसे ज़्यादा दूरी यहीं पे काउंट होगी। ध्रुवों की तरफ दूरी घट जाती है। ध्यान दीजिएगा, देशांतरीय रेखा की बात हो रही है। देशांतर रेखा की ध्रुवों की ओर दूरी घट जाती है। देशांतर रेखा की भूमध्य या कर्क या मकर के पास दूरी बढ़ जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात कर रहे थे 3-4 डेट की, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। एक डेट आपके सामने लिखी 21 जून, एक डेट लिखिए 22 मार्च, एक डेट लिखिए 23 सितंबर और एक डेट लिखिए 22 दिसंबर। प्रश्न कई बार आपके सामने आया है। पहला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। देखिए, मकर रेखा किस गोलार्ध में आएगी? दक्षिण में, जीरो के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग आ गए। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन सूर्य जब मकर रेखा पे लंबवत होता है तो वो डेट होती है 22 दिसंबर। ठीक, 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूर्य के लंबवत होने के कारण ये दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। दूसरी बात यही चीज़ आते हैं उत्तरी गोलार्ध में। प्रश्न ये बना कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून। अब बात आती है कि सूर्य विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर पे कब लंबवत होता है, जहां दिन और रात बराबर हो जाते हैं। तो वो डेट है 22 मार्च और 23 सितंबर। इस डेट को सूर्य विषुवत रेखा पे यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा ये
भूमध्य पे 22 मार्च। और अच्छा एक बात और, हर 2 अक्षांश के बीच जब हम बढ़ते हैं तो अगर समय की बात, किलोमीटर तो 111 किलोमीटर का फ़र्क होता है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच, ये आपने पढ़ा है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर का अंतर, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच, और 2 देशांतर रेखा के बीच 4 मिनट का अंतर, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हम अक्षांश से ऊपर की तरफ बढ़ने की बात करें तो अगर समय की बात करें तो 4 महीने के आसपास लग जाता है। अगर आप 22 दिसंबर से ऊपर बढ़ेंगे तो दिसंबर के बाद आपको क्या आएगा, जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च। हम पहुंच गए 22 मार्च को। अब सूर्य 4 महीने के बाद भूमध्य रेखा पे आके खड़ा हो गया है। 22 मार्च के बाद फिर आप 4 महीने बढ़िए, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब हम लोग 4 महीने ऊपर है, 21 जून को अब सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत हो गया। अब इसके बाद लेकिन सूर्य ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि सूर्य सिर्फ कर्क और मकर के बीच में ही लंबवत रहता है। इसके बाद की जो किरणें हैं सूर्य की, वो तिरछी ही पड़ती हैं। सूर्य सिर्फ इस इलाके पे ही लंबवत रहता है, सूर्य की किरणें। उसके अलावा सूर्य की किरणें इन इलाकों पे तिरछी ही जाती हैं, और इस इलाके पे तिरछी होने के कारण आप देखेंगे कि लोगों की स्किन गोरी होगी और वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होगी, गर्मी कम होगी। उसका कारण ये है कि सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं। जहाँ सूर्य की किरणें लंबवत हैं जिन देशों में, वहाँ गर्मी का प्रभाव ज़्यादा होगा, लोगों की स्किन काली होगी। जैसे आप उदाहरण के तौर पे वेस्ट इंडीज, ब्राज़ील, ऐसे बहुत सारे देशों को आप देखेंगे जहाँ पे आपको काले लोग पाए जाते हैं। उसका कारण यही है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध का 21 जून। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। सूर्य भूमध्य रेखा पे लंबवत होता है 22 मार्च और 23 सितंबर की डेट को। तो इस प्रकार से जनरली क्वेश्चन आपके आते हैं। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर दूरी घट जाती है देशांतर की। अक्षांश रेखाएं टोटल कितनी है, 180, देशांतर 360। तो इस प्रकार से जनरली आपके सामने क्वेश्चन आते हैं ग्लोब से संबंधित। एक बेसिक चीज़ थी जो आपके सामने हमने रखी। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आज की क्लास आई होगी। आगे मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ। तो बाकी सभी छात्रों को जय हिंद। लगे रहिए आप लोग।